सितंबर तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ एक बार फिर से पॉजिटिव जोन में पहुंच गई है। सितंबर तिमाही के दौरान ग्रोथ 2.6% दर्ज की गई, जो अनुमान से बेहतर आंकड़ा है। इससे पहले जून और मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ शून्य के नीचे खिसक गई थी। जीडीपी ग्रोथ में हुई इस बढ़ोतरी के बाद अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के लिए चुनौती और बढ़ गई है। महंगाई को काबू करने के लिए, मांग को घटाने के लिए फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ का ये नंबर बताता है कि आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व को और ज़्यादा तेजी से ब्याज दर बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे कि महंगाई को काबू किया जा सके। दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी ने गुरुवार को ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस साल ईसीबी की ये लगातार तीसरी बढ़ोतरी है। यूरोप में महंगाई दर भी 40 साल के ऊपरी स्तर पर है और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ईसीबी लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन ईसीबी की इस बढ़ोतरी के बावजूद यूरो जोन की करेंसी यूरो में गिरावट देखी गई। ये थोड़ा सा विरोधाभासी है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो करेंसी मजबूत होती है। यहाँ ऐसा क्यों हुआ, अंशुमान जी से समझेंगे। गुरुवार को इस बढ़ोतरी के बाद यूरो में 1% की गिरावट देखने को मिली। दरअसल अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की वजह से डॉलर को सहारा मिला। सर, पहला सवाल मेरा अमेरिका पे, दूसरा यूरो पे। अमेरिका में ये ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, बुलाई जा रही है मंदी आ जा, मांग टूट क्यों नहीं रही है? ये जो ताजा आंकड़ा है इसने फिर चौंकाया। एक सेक्टर ऐसा था जहां से मंदी के संकेत हमें मिले, रियल इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में मंदी के संकेत मिलने लगे। वो हाउसिंग सेक्टर है अमेरिका का, जहां डिमांड में कमी आई। लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में खासतौर से उपभोक्ताओं की खपत और खर्च में लगातार बढ़ोतरी दिख रही। और ये स्थिति तब है जबकि महंगाई के बावजूद हर चीज महंगी है अमेरिका में, उसके बाद भी लोग खर्च कर रहे हैं। सरकार के खर्च में भी बढ़ोतरी हुई और इसलिए अर्थव्यवस्था में मंदी में जाने के बजाय उसमें एक बड़ा रिबाउंड दिखाई दिया। और इसके बाद कुछ चीजें अगले 1 महीने 2 महीने के लिए दुनिया में साफ हो गई। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 5-6 दिनों में, 7 दिनों के अंदर पूरी दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक बड़ा नया दौर शुरू हुआ, जिसमें यूरोप पर हम अलग से बात करेंगे, जैसा शुभम ने आपको बताया। यह माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व करीब 75 बेसिस पॉइंट की एक और बड़ी हाइक करेगा अगले हफ्ते, जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है। एक बहस, एक चर्चा बाजार में इस तरीके की है, इसके बाद फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों की बढ़ोतरी में थोड़ी कमी कर सकता है। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमी के या इस अर्थव्यवस्था के बाकी आंकड़े देखे जाएं तो ऐसा नहीं लगता कि अभी फेडरल रिजर्व की कोशिशों के बावजूद महंगाई में कमी होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। लेकिन फेडरल रिजर्व अकेले ही नहीं, केवल एक ही ऐसा देश है, कनाडा, जिसने अपेक्षा से कम ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है फिलहाल अभी के इस सिनेरियो में, जो पिछले एक हफ्ते का सिनेरियो है। जो प्रमुख देश हैं जिन्होंने हाल में ब्याज दरें बढ़ाई हैं उनमें न्यूजीलैंड है जिसने 8वीं बार ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, ब्रिटेन है जिसने 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, नॉर्वे में ब्याज दर बढ़ी है नए सिरे से, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी कम ब्याज दर बढ़ी है मौजूदा परिस्थिति में, स्वीडन में ब्याज दर बढ़ी है जो मैं चार्ट देख रहा हूं, और ईसीबी हमारे सामने है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं फिलहाल अगले 6-7 महीने 8 महीने तक मौजूदा परिस्थिति में ना तो बहुत तेजी से मंदी को भीतर आता देख रही हैं और ना बहुत तेजी से महंगाई को विदा होता देख रही हैं। बिल्कुल। सर, यूरोप की बात करें तो वहां तो ब्याज दरें बढ़ी, उसके बाद यूरो को सहारा मिलना चाहिए था, मजबूती आनी चाहिए थी, वहां 1% की गिरावट। वहां पूरी गणित इसलिए बदल गई क्योंकि आमतौर पर, जैसा शुभम ने आपसे कहा कि ब्याज दरें बढ़ती हैं किसी देश में तो वहां की करेंसी को थोड़ा सहारा मिलता है। लेकिन कल जो अमेरिका का में जीडीपी का या विकास दर के आंकड़े आए और कई सारे और भी आंकड़े जो अमेरिका में हैं सेकेंडरी लेवल पर, जो बता रहे हैं कि अमेरिका में मंदी लाने की कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से जो हमने परसों डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी थी उसमें हमने एक रिबाउंड देखा। और उस रिबाउंड की वजह से डॉलर इंडेक्स को बढ़ने के कारण यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बड़ी रेट हाइक भी यूरो को गिरावट से नहीं बचा सकी। और इसलिए एक और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो था वो ये था कि जर्मनी में मंदी ना आने के संकेत मिले। जर्मनी का जो ताजा आर्थिक आंकड़ा आया वो लगभग अमेरिका जैसा था, वहां भी इकोनॉमी में रिबाउंड दिखाई दे रहा है। तो बाजार को यह भी एक्सपेक्टेशन है कि अमेरिका में अगर 75 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ेगी तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक को अभी 1-2 राउंड में ब्याज दरें और ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक अजीब सी दिलचस्प पशोपेश की स्थिति बन रही है कि पूरी दुनिया मंदी के लिए बेचैन है ताकि महंगाई से मुक्त हुआ जा सके, और अर्थव्यवस्थाएं अपनी रिजिलियंस, अपनी ताकत, अपनी क्षमता या आप कहें अपनी जिजीविषा दिखा रही हैं इस मंदी को रोकने के लिए।